गुड इवनिंग सभी को। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने जो है संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा था। देखिए आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग संयुक्त परिवार के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? संयुक्त परिवार के गुण, दोष और परिवार का कार्य क्या होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा है, प्रीवियस ईयर में कई बार आया भी है। तो आज जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है, देखिएगा, संयुक्त परिवार के गुण। देखिए, संयुक्त परिवार का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें दो तीन पीढ़ियां जो हैं, दो तीन पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हों, इसी को हम कहते हैं क्या? संयुक्त परिवार। जिसमें पति पत्नी, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे, दादा दादी या चाचा चाची, ये सभी लोग आते हैं। लेकिन इसके गुण क्या हैं अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो गुण होता है, संयुक्त परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के अंदर या बच्चों के अंदर जो चरित्र निर्माण होता है, उस चरित्र निर्माण में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। कौन करता है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के अंदर श्रम का विभाजन रहता है। श्रम का विभाजन का मतलब क्या है कि उसमें जो काम होते हैं वो सभी में बटे होते हैं, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना। तो संयुक्त परिवार के अंदर चरित्र का निर्माण होता है या चरित्र के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा श्रम का विभाजन होता है। इसके अलावा उनके अंदर जो भी गुण हैं, कोई जो भी सदस्य है उनके अंदर जो भी गुण हैं, उन गुणों के विकास में भी क्या करता है? मदद करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, नागरिकों के गुणों के विकास में क्या करता है? मदद करता है। इसके साथ साथ परिवार के प्रत्येक सदस्य का समुचित विकास करता है। इसके अलावा अगर हम देखें, बच्चों के अंदर, संयुक्त परिवार की वजह से बच्चों के अंदर आदर और संस्कार उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा आज्ञा भी जो है सीखते हैं बच्चे। और अगर हम बात करें, अगर संयुक्त परिवार है तो उस संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होंगे और वो सभी लोग क्या करेंगे? आसानी से किसी भी त्यौहार को आनंद से जो है मना सकेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी त्यौहार का आनंद उठा सकेंगे। ऐसा केवल कहाँ होगा? संयुक्त परिवार में। एकल परिवार में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एकल परिवार में कौन होगा? माता पिता और अविवाहित बच्चे ही होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, संयुक्त परिवार के अंदर सहयोग की भावना रहती है। मतलब अगर कोई संकट आ जाता है तो उस संकट में वो क्या करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके साथ साथ देखिए, संयुक्त परिवार में जो स्वनिवास होता है वो एक ही होता है। मतलब सभी लोग एक ही साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। और अगर बात करें तो संयुक्त परिवार में जो है सहभागिता भी होती है। सभी लोग जो है अपना अपना योगदान देते हैं। अगर कोई दुख की घड़ी आ जाती है या कोई अन्य चीज़ें आ जाती हैं, तो उस टाइम जो है सभी लोग क्या कर देते हैं? मदद कर देते हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें थी वो क्या थी? वो सभी एक गुण को प्रदर्शित करता है, किसके? संयुक्त परिवार के। तो एक एक करके हम इन सभी गुणों को हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं संयुक्त परिवार करता क्या है, तो चरित्र निर्माण में सहायक होता है। चरित्र निर्माण में सहायक, ठीक है ना। इसके साथ साथ देखिए, संयुक्त परिवार का और कौन से गुण हैं? ये नागरिक गुणों का विकास करता है। नागरिक गुणों के विकास में, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, तीसरा पॉइंट क्या है? ये श्रम का विभाजन होता है संयुक्त परिवार में। श्रम का विभाजन। पांचवा पॉइंट देखिए, संयुक्त परिवार में अगर हम देखें तो जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों में एक समुचित विकास होता है, या परिवार का भी हम कह सकते हैं। परिवार के
सदस्यों का समुचित विकास। छठवां पॉइंट क्या है देखिएगा, परिवार की अगर हम बात करते हैं, परिवार के बच्चों में अनुशासन, आदर संस्कार, आज्ञा या सहयोग की भावना क्या होती है, उत्पन्न होती है। परिवार के बच्चों में अनुशासन, आदर संस्कार, आज्ञा व सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। सातवां पॉइंट देखिए, त्योहारों को आनंद पूर्वक एक साथ मना सकते हैं, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, कोई भी त्योहार हो। आठवां पॉइंट, परिवार में सभी सदस्यों के बीच सहयोग की भावना होती है। नाइन्थ पॉइंट देखिएगा, परिवार के सदस्यों का निवास स्थान एक ही होता है। और लास्ट में, सभी सदस्यों का कानूनी रूप से संपत्ति पर अधिकार होता है। तो ये है क्या, ये है संयुक्त परिवार के क्या गुण। ये 10 पॉइंट है, एक एक पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। तो चरित्र निर्माण में क्या करता है, सहायक सहायक होता है। नागरिक गुणों का क्या करता है, विकास करता है। किसी भी सदस्य के अंदर श्रम का विभाजन करता है। आपने देखा होगा कि जो भी कार्य होते हैं वो सभी में, संयुक्त परिवार के अंदर सभी सदस्यों में क्या होते हैं, बटे होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, परिवार के सदस्यों का समुचित विकास होता है। परिवार के जो बच्चे होते हैं उनमें अनुशासन, आदर संस्कार, आज्ञा व सहयोग की भावना होती है। त्योहारों का वो आनंद आसानी से उठा सकते हैं। सहयोग की भावना भी होती है और निवास स्थान उनका एक ही होता है। और सभी सदस्यों को जो है उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार भी होता है। तो ये सारे जो गुण हैं वो क्या है, एक संयुक्त परिवार के होते हैं। इसको आप नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं क्या, संयुक्त परिवार के दोष।
तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, संयुक्त परिवार के दोष। क्या क्या खराबियां हैं या क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, आप अगर संयुक्त परिवार की अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, अगर बड़ा परिवार होगा तो काम भी बड़ा होगा, और जब काम भी बड़ा होगा तो अगर हम देखें इनमें सदस्य जो होंगे, किसी सदस्य को ज़्यादा काम करना पड़ता होगा, किसी सदस्य को कम काम करना पड़ता होगा, ऐसा भी होगा। सामान्यतः अगर हम देखें संयुक्त परिवार का गुण है कि सभी में समान रूप से बटा होता है कार्य, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो सहभागी होते हैं या जो सदस्य है, किसी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, किसी को कम काम करना पड़ता है। तो सहभागी के साथ जो होता है वो दुर्व्यवहार भी होता है, कभी कभी किसी को ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। तो ये क्या है, एक दोष है, किसका है, संयुक्त परिवार का। दूसरा अगर हम देखें, जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा होगा तो उनका शोषण होगा, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा मतलब क्या है, उनका शोषण होना, सदस्यों का शोषण भी होता है। किस परिवार के द्वारा, संयुक्त परिवार के द्वारा। तो ये कमी है किसकी है, संयुक्त परिवार की। इसके साथ साथ अगर हम देखें, संयुक्त परिवार जब होगा, बड़ा परिवार होगा, तो हो सकता है आप देखोगे कि कभी कभी उस परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति जो है हीन भावना भी उत्पन्न हो जाती है। हीन भावना का मतलब कि वो देख देख के कि कोई भी चीज को लेके जो है हीन भावना जो है आपस में उत्पन्न हो जाती है। तो ये केवल कहाँ होता है, संयुक्त परिवार में। इसके अलावा अगर हम देखें, कभी कभी संयुक्त परिवार जब बड़ा होता है तो वहाँ पे पैसे वैसे के मामले में भी क्या होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या है, अगर हम देखें उस परिवार में आर्थिक कठिनाइयाँ भी होती हैं, संयुक्त परिवार के अंदर आर्थिक कठिनाइयाँ भी होती हैं। इसके अलावा बच्चों का जो पालन पोषण है उसके लिए जो उचित संसाधन चाहिए वो जो है उचित रूप से प्राप्त नहीं हो पाते। जबकि आप देखोगे एकल परिवार में ये सारी चीज़ें अच्छी थी, वहाँ पे जो है कम आय में भी जो है अच्छा जो है जीवन यापन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है। अगर आय कम होगा उसमें जो है खर्चा नहीं चल पाता है संयुक्त परिवार के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता रहता है, ये भी क्या है, दोष है। इसके अलावा पारिवारिक कलह भी उत्पन्न होता रहता है, ये भी क्या है, दोष है। तो ये सभी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये दोष होते हैं किसके, संयुक्त परिवार के। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सहभागी के साथ दुर्व्यवहार। व्यवहार। दूसरा पॉइंट, सदस्यों का शोषण। ये आप लोग एग्जाम्पल समझ भी सकते हैं, सदस्यों का शोषण। तीसरा, सदस्यों के बीच हीन भावना। खासकर एक दूसरे के प्रति। चौथा पॉइंट क्या है देखिएगा, परिवार में आर्थिक कठिनाइयां। पांचवा पॉइंट, बच्चों के पालन पोषण में
उचित संसाधनों की कमी। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होना, इसके अलावा परिवार में कलह, इसको हम पारिवारिक कलह भी कह सकते हैं, व असमानता का उत्पन्न होना। ठीक है, ये सभी क्या है, संयुक्त परिवार के अंदर क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो एक एक करके हमने सभी को समझ लिया है। ठीक है, इसको नोट करिए। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोट में एक पॉइंट है, क्या है देखिएगा, नीचे हम लिख रहे हैं। देखिए, अगर आप संयुक्त परिवार को आप देखोगे तो संयुक्त परिवार जो है एक पेड़ के रूप में भी प्रदर्शित होता है। पेड़ के रूप में कैसे प्रदर्शित होता है, जैसे मान लीजिए एक पेड़ है और इस पेड़ की शाखाएं हैं, ठीक है ना, इस पेड़ की एक शाखाएं हैं और इस शाखाओं में मान लीजिए एक माता है और ये एक पिता है। या अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ये एक तना है, तो तने के अंदर ये तना जो होगा, ये जो मेन तना होगा वो घर का सबसे बड़ा मुखिया होगा। फिर उससे छोटा जो होगा वो यहाँ पे दिखा देंगे, उससे छोटा जो होगा ये वहाँ पे, फिर उनसे भी एक छोटा होगा, उनसे भी छोटा होगा, उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। तो अगर हम देखें किसी भी संयुक्त परिवार को हम पेड़ की तरह देख सकते हैं या हम एक पारिवारिक वृक्ष के रूप में दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे नोट में यही लिखना है, क्या, संयुक्त परिवार को एक पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है, जिसे पारिवारिक वृक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है? हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग, संयुक्त परिवार के रूप।
देखिए 1-2 क्लास और है, फिर ये चैप्टर जो है पूरा खत्म हो जाएगा। हो सकता है आज ना खत्म हो तो कल खत्म हो जाए, कल लास्ट हो। फिर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे उसके बाद। देखिए संयुक्त परिवार के रूप की अगर हम बात करें तो हम इसको प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे हमने एकल परिवार देखा था, उसी तरह से संयुक्त परिवार के भी कई सारे रूप हैं। लेकिन ये किस आधार पे है? तो अगर हम वंश परंपरा की बात करते हैं, वंश परंपरा का मतलब एक वंश से दूसरे वंश। इसके अलावा अगर हम साखी रूप से देखें, शाखा के रूप में, मतलब कौन जैसे जैसे कोई दादा हैं तो उनका बेटा, फिर उनका बेटा का उनका बेटा, ऐसे अगर हम देखें तो इन दोनों रूप या फिर हम दोनों प्रकार से देखें तो इसके कई सारे रूप होते हैं संयुक्त परिवार के। तो दो आधार पे, वंश परंपरा या साखी रूप से या दोनों प्रकार से अगर हम देखें तो संयुक्त परिवार के कई सारे रूप हैं। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को लिखते हैं क्या, संयुक्त परिवार में वंश परंपरा या साखी रूप से अथवा दोनों प्रकार से संबंधित होते हैं, जो निम्न है। ठीक है, कौन कौन से देखिएगा। पहला देखिएगा जिसको हम कहते हैं वंश परंपरा संयुक्त परिवार। ये पहला है रूप। दूसरा जो होता है, देखिए वही है वंश के आधार पे। वंश का आधार का मतलब क्या है, जैसे इसमें कोई माता पिता है, उनके साथ साथ उनका विवाहित पुत्र रहता हो, या अगर हम देखें या कोई पिता है या कोई माता है वो अपने अविवाहित पुत्री के साथ रहता हो, या कोई विवाहित बेटी उसके साथ रहता हो। ये वंश के आधार पे अगर हम देखें वो एक साथ रहते तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, वंश परंपरा संयुक्त परिवार। अभी हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और इसकी परिभाषा को देखेंगे। दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं साखी, साखी संयुक्त परिवार। तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं अनुपूरित। देखिए इससे पहले भी ये शब्द आया था, अनुपूरित। अनुपूरित अगर कहीं भी शब्द आ जाएगा मतलब वहाँ पे कोई ऐसा मेंबर होगा या ऐसा सदस्य होगा जो या तो विधवा होगा या विधुर होगा, या अगर हम देखें या फिर अगर हम देख सकते हैं कि पहले शादी हो गया होगा, ठीक है ना, तलाकशुदा होगा, तो ऐसा ये हो सकता है। तो ऐसा अगर होगा, अगर अनुपूरित शब्द होगा तो इसका मतलब यही होता है या तो विधवा विधुर या अविवाहित की बात हो रही है। तो अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार भी होता है, साखी संयुक्त परिवार। चौथा देखिए, चौथा कौन सा है, एक और होता है अनुपूरित। यहाँ पे भी कोई विधवा या विधुर या अगर हम देखें तलाकशुदा भी होगा। अनुपूरित वंश परंपरा, वंश परंपरा संयुक्त परिवार।
पांचवा देखिए, वंश परंपरा परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार, इसमें शाखी भी आ गया। कितना हुआ, 1 2 3 4, छठवां देखिएगा, अनुपूरित वंश परंपरागत शाखी संयुक्त परिवार। तो देखिए ये 6 प्रकार हैं और ये क्या है, ये एक रूप है किसके, संयुक्त परिवार के। 6 में क्या क्या देखिएगा, सबसे पहला जो है जिसको हम कहते हैं क्या, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। दूसरा कौन सा है, शाखी संयुक्त परिवार। तीसरा कौन सा है, अनुपूरित शाखी संयुक्त परिवार। चौथा कौन सा है, अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। पांचवा कौन सा है, वंश परंपरागत शाखी संयुक्त परिवार। और छठवा क्या है, अनुपूरित वंश परंपरागत शाखी संयुक्त परिवार। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें अनुपूरित शब्द आएगा तो इसका मतलब किसी विधवा, विधुर, या अगर हम देखें या कोई तलाकशुदा की बात हो रही है, ठीक है ना। अनुपूरित तो शब्द जहाँ पे भी है, अब इन चारों को जो है, सॉरी 6 को जो है हम उदाहरण के द्वारा हम एक एक करके सभी को समझेंगे और उसकी परिभाषा को देखेंगे। तो पहला वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है और फिर शाखी संयुक्त परिवार। अच्छा, इसी आधार पे है, वंश परंपरागत एक शाखी संयुक्त परिवार होगा और एक होगा अनुपूरित शब्द जोड़ दिया गया होगा तीनों के साथ, ठीक है ना। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वंश परंपरागत संयुक्त परिवार के बारे में और इसके उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, वंश परंपरा संयुक्त परिवार। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा परिवार होता है वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, हम किसको कहते हैं। देखिए, ऐसा परिवार जिसमें माता पिता हो, उनका विवाहित पुत्र हो, जिनके साथ रहते हो, इसको हम कहते हैं वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। या कभी कभी माता जो है अपनी विवाहित बेटी के साथ भी रहती है, तो ऐसा जो परिवार होता है उसको हम कहते हैं क्या, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। तो इसमें 2 युगल साथ साथ रहते हैं जो आपस में क्या होते हैं, वंश परंपरागत संबंध को रखते हैं, मतलब वंश के द्वारा जो होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। तो ऐसे को हम कहते हैं वंश परंपरागत। सीधा सीधा वंश परंपरागत क्या है कि इसमें कोई जो है माता पिता अपने विवाहित पुत्र के साथ, या हम कह सकते हैं कोई माता जो है अपने विवाहित पुत्री के साथ रहता है, उसी को हम कहते हैं क्या, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। ठीक है ना। तो अगर हम जैसे में देख लें, उदाहरण के पहले उदाहरण ही लिखते हैं फिर हम लोग परिभाषा देखते हैं। इसमें कौन रहता है,
जैसे में माता पिता किसके साथ रहते हो, विवाहित पुत्री के साथ, सॉरी विवाहित पुत्र के साथ, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, ये होगा वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी माता जो होंगी वो विवाहित पुत्री के साथ रहते हैं, क्या करते हैं, रहते हैं। तो ऐसा जो परिवार होता है वो क्या होता है, संयुक्त परिवार। मतलब इसमें दो जो युगल होते हैं वो साथ साथ रहते हैं और आपस में वंश परंपरागत रहते हैं, मतलब वंश के द्वारा उनका संबंध रहता है। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं क्या, वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। तो परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, हम आप वैसे ही समझ सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा जो है देखते हैं सेकंड क्या है। सेकंड जो है जिसको हम कहते हैं साखी संयुक्त परिवार। साखी संयुक्त परिवार। देखिए साखी का मतलब क्या है कि इसमें अगर हम देखें, इसमें दो या दो से अधिक विवाहित जोड़ा, मतलब एक मेल और फीमेल आपस में रहते हों और उनका आपस में एक सहोदर संबंध हो। सहोदर का मतलब कि वो एक ही जो है, एक ही गर्भ से हो। तो ऐसा जो परिवार होता है उसको हम कहते हैं साखी संयुक्त परिवार, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण में, जैसे कोई भाई है, जैसे मान लीजिए कोई कोई वयस्क है, उसका एक भाई है, उसकी पत्नी है और उसका एक और भाई है, ठीक है ना। उसका एक और भाई है और उसकी पत्नी है, जो सभी लोग एक साथ रहते हैं अविवाहित पुत्रों के साथ। तो इसी को हम कहते हैं साखी संयुक्त परिवार, ठीक है ना। इसमें कई सारे भाई जो हैं अपने विवाहित या अपने जो है वाइफ के साथ जो साथ रहते हैं, तो ऐसे को हम कहते हैं क्या, साखी संयुक्त परिवार। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा को हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसा परिवार जिसमें दो या अधिक विवाहित युगल, युगल का मतलब जोड़ा, होते हैं और उनमें आपस में सहोदर, सहोदर का मतलब है एक ही गर्भ से, सहोदर संबंध होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए भाई है कोई, वह उसकी पत्नी, ठीक है ना। और फिर इसी का दूसरा भाई है, दूसरा भाई वह उसकी पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र भी हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों एक साथ रहते हों, ये जब दोनों एक साथ रहते हों,
तो इसी को हम कहते हैं, ऐसे ही परिवार को हम कहते हैं क्या, संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये दोनों क्या हो, दोनों साथ रहते हों। तो इसी परिवार को हम कहते हैं क्या, साखी संयुक्त परिवार। ठीक है ना, ये समझ में आया साखी संयुक्त परिवार। तो दो हमने देखा, एक वंश परंपरा संयुक्त परिवार और दूसरा हमने देखा किसको, साखी संयुक्त परिवार को। तीसरा देख लीजिएगा, अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। देखिए इन सब वीडियो का बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, जैसे आपका जो ऐप है जिसे आप पढ़ रहे हो, उसमें सारे वीडियो तो रिकॉर्डेड होंगे ही, सभी के सभी रिकॉर्डेड होंगे और लेक्चर वाइज होंगे। तो आप जब वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा लाइव क्लासेस वाला, तो जब आप उस पर जाओगे तो सभी वीडियो सेव होंगे, जब आपको देखना होगा तब आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको जो है कम टाइम में भी देखना है तो वहाँ पे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। अगर आपने एक बार पढ़ा है इसको और आपको रिवीजन करना है तो उसकी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, वो जल्दी जल्दी होगा। अगर 1 घंटा का होगा तो हो सकता है वो आधे घंटे में हो जाए। तो जब स्पीड बढ़ा देंगे तो वो जल्दी जल्दी जो है वो चलेगा वीडियो, तो आप कम समय में भी जो है उसको देख सकते हो। तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा कम टाइम में। ये इसका फ़ायदा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है, अभी हम लोग जब पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे तो एक चीज़ और है कि जब पीपीटी के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको पर्यावरण में या ईवीएस में अधिकतर पोर्शन जो है याद करने वाली है। और ईवीएस जो है वो आपका सबसे बड़ा है पूरे, अगर हम देखें टेट के सिलेबस में, तो जो ईवीएस या जो पर्यावरण है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा आपका सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बेस पे ही हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा है उसी बेस पे। तो हम लोग उसी बेस पे ही पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कहाँ से एक एक नंबर, दो दो नंबर, तीन तीन नंबर जो है हो जाएगा। और जब आप सभी को कलेक्ट करोगे तो लास्ट में आपका लगभग जो है 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें से 28 क्वेश्चन तो मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको तो नंबर लाना ही लाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तीसरा जो है जिसको हम कहते हैं अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। अनुपूरित शब्द आया है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसा भी मेंबर होगा जो क्या होगा, जो या तो विधुर या विधवा होगा या फिर वो क्या होगा, तलाकशुदा होगा। ठीक है ना, या बिना शादीशुदा का होगा। तो ऐसे जो होंगे ये हमेशा ये शब्द आता है अनुपूरित। तो अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इस परिवार की बात करते हैं तो इसमें अगर हम देखें कोई कोई मेंबर है, कोई घर है, उसमें कई सारे भाई हैं। तो उन भाइयों में एक ऐसा भाई है जिसका डेथ हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी है, मतलब विधवा पत्नी या विधवा पत्नी है। तो विवाहित भाइयों की विधवा पत्नी हो या उनकी विधवा माँ हो या विधुर बाप हो या कोई अविवाहित सहोदर भाई बहन हो। अविवाहित का मतलब और सहोदर का मतलब एक ही गर्भ से हो, वो सभी एक साथ रहते हों, ऐसे को हम कहते हैं अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। फिर से सुनिएगा, ऐसा परिवार जिसमें कोई भाई है और उस भाई कोई अदर भाई की पत्नी है, लेकिन उनका जो है डेथ हो गया है, उनके हस्बैंड का डेथ हो गया है। तो वो जो विधवा पत्नी है वो उन भाइयों के साथ रहती हैं, साथ साथ विधवा या माँ होंगी या फिर विधवा बाप भी होते होंगे, और साथ साथ या हो सकता है कि उनकी अविवाहित भाई बहन भी साथ रहते होंगे। ये जो एक परिवार बनता है इसी को हम कहते हैं क्या, अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ऐसा परिवार
जिसमें अविवाहित तलाकशुदा और विधवा संबंधी भी साथ रहते हों। ठीक है ना। तो जहां पे अगर अनुपूरित शब्द आ जाएगा तो अनुपूरित का मतलब या तो विधवा की बात हो रही है, या फिर किसी विधुर की बात हो रही है, या फिर किसी तलाकशुदा की बात हो रही है, या फिर किसी अविवाहित की बात हो रही है। ठीक है ना। ये शब्द यहाँ पे जहाँ पे जुड़ेगा यहाँ पे वो ऐसे हो जाएंगे, तो होता है। अच्छा, उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में क्या क्या होगा देखिएगा। जैसे अगर हम देखें, विवाहित भाइयों की विधवा पत्नी, भाइयों की विधवा पत्नी, ठीक है ना। इसके अलावा विधवा माँ या विधुर बाप अथवा अविवाहित सहोदर, एक ही गर्भ से, जिसको हम कहते हैं सहोदर, भाई बहन, साथ रहते हैं, इसी परिवार को हम कहते हैं अनुपूरित साखी संयुक्त परिवार। ठीक है ना। ये तीसरा था। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा है अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। इसमें भी अनुपूरित आया है, मतलब इसमें भी कोई क्या होगा, शादीशुदा, मतलब बिना शादीशुदा, तलाकशुदा या विधवा विधुर भी होगा। जैसे अगर हम देखें, उदाहरण की अगर तौर की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई परिवार है और कोई किसी परिवार में उसके पिता हैं, पिता का कोई विधुर भाई है। ठीक है ना। विधुर भाई का मतलब क्या है कि कोई पिता है, उसका एक भाई है और उस भाई की पत्नी का डेथ हो गया, वो दोनों साथ रहते हों, ये होगा क्या, अनुपूरित वंश परंपरा। या अगर हम देखें, या पिता की एक जो है क्या हो, शादीशुदा या पुत्र इसके अलावा अगर हम देखें कोई उनकी बहन है, उनकी बहन क्या है, विधवा हो गई है। ठीक है ना। तो वो भी क्या हो, साथ रहते हो। तो ऐसा जो परिवार होगा उसी को हम कहेंगे क्या, इसी को हम कहते हैं अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। ठीक है ना। ऐसा परिवार जिसमें बिना शादीशुदा
तलाकशुदा, या विधवा, विधुर संबंधी होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पिता का विधुर भाई, मतलब जिसकी पत्नी ना हो, या पुत्र वधू के बिना, शादीशुदा भाई बहन। ठीक है, अगर ये लोग होंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, अनुपूरित वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। तो ये 4 है। 5वां हम लोग जो है कल देखते हैं, इसके आगे जो भी है दोनों 5 और 6। फिर कार्य होगा, कार्य के बाद ये जो है ये पूरा जो टॉपिक है परिवार ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टाइम होगा कल तो हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन होंगे 15-20 क्वेश्चन इस इस परिवार से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम लोग देखेंगे। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे मेला। ठीक है ना, मेला से भी पिछले साल क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, पिछले साल पूछा था एक क्वेश्चन। तो फिर हम लोग मेला पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज की क्लास जो है बस इतना ही। किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है।